जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीएडीआर के एरियर का एक केस चल तो रहा है, लेकिन ये केस क्या उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है जो 18 महीनों के दौरान रोके गए डीएडीआर के एरियर का इंतजार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बेहद ही आसान भाषा में इस विषय पर बात करूं और उम्मीद करती हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद 18 महीने के डीएडीआर को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके से विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में एक बार जब आपको एमएससीपी मिल जाती है तो उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको और दूसरी कितनी सुविधाएं मिलती है एमएससीपी मिलने के बाद, बात इसके बारे में करेंगे। और इसके साथ साथ दिसंबर महीने की पेंशन से जुड़ी हुई अपडेट देखेंगे। तो यही जानकारी है आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं बहुत ही खूबसूरत मैसेज कहूंगी, इसको कमेंट कहूंगी, यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे इस चैनल के साथ हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनें जुड़ती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और खास तौर पर उनके कमेंट पढ़कर भी, क्योंकि देखिए इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य मेरा यही था कि हमारी जो डिफेंस की मेरी बहनें हैं, हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, वीर नारियां हैं, मैं उनको मदद कर पाऊं, उनको गाइड कर पाऊं। और आज इस चैनल की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि उनको अपने पीपीओ के बारे में पता चल रहा है, पेंशन के बारे में पता चल रहा है, पेंशन सही आ रही है या नहीं, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई वेलफेयर स्कीम हो, कोई नई अपडेट हो, डीएसपी अकाउंट की जानकारी हो, ये सारी जानकारी जो उनकी वेलफेयर की है वो उनको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है, और वो इससे ज्यादा संख्या में जुड़ रही है, कमेंट्स भी कर रही है। तो इस विश्वास के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, कल एक दिन में मुझे इतने सारे मैसेज आए हैं, फोन आए हैं इस प्रश्न को लेकर कि क्या दिसंबर महीने की पेंशन का मैसेज आना शुरू हो गया है, या दिसंबर महीने की पेंशन जो है इसमें किसी भी तरीके की बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए, आज के इस वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं इस सवाल का ही जवाब देना चाहती हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप चाहे सोशल मीडिया में हमारे डिफेंस के पेंशनर से जुड़े हुए या जो अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए जो न्यूज देते हैं, आप वीडियो सभी देखिए, लेकिन ये वीडियोस पर आपको कितना भरोसा करना है, नहीं करना, ये आपकी समझदारी दर्शाता है। देखिए, आगे मैं 18 महीने के डीएडीआर कैरियर को लेकर भी बात करूंगी, पर यहाँ पर देखिए दिक्कतें ये आ रही हैं कि सेम ऐसी बातों का हमें जवाब देना पड़ रहा है जो यूजलेस है, जिसका कोई भी अभी अर्थ ही नहीं। आप ये सवाल करने से पहले खुद समझ लीजिए कि आज अभी 10-11 तारीख ही हुई है, और अब कैसे दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर कोई मैसेज आ सकता है या वो बढ़ी हुई आएगी, ऐसी कोई जानकारी शेयर कर सकता है। सबसे पहले दिसंबर महीने की पेंशन का मैसेज किसी को नहीं मिला। अभी कितनी पेंशन आएगी दिसंबर महीने की, अगर इसके बारे में बात करूं तो जो नवंबर महीने में मिली थी उतनी ही पेंशन आपको मिलेगी। कोई भी बढ़ोतरी का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है, तो आपको ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। ऐसे वीडियो सिर्फ आप देख सकते हैं पर उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी 18 महीने के डीएडीआर को लेकर हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया में 18 महीने के डीएडीआर को लेकर इतनी कुछ इस तरीके से बातें की जा रही हैं जैसे कल के कल ये पैसा हमारे खातों में आ जाएगा, और ये ऑर्डर जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ। कुछ ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए सही जानकारी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 18 महीने के डीएडीआर का एरियर, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जहां एम्प्लॉयज और पेंशनर्स ने अपना हक अपने डीएडीआर के लिए केस किया है। लेकिन ये एम्प्लॉयज, ये पेंशनर्स कौन से राज्य के हैं? ये हैं वेस्ट बंगाल के। और आने वाले दिनों में 25% भुगतान का आदेश आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये किनको लागू होगा? ये वेस्ट बंगाल के जो एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनको अभी हाल फिलहाल बहुत ही कम दर मिल रही है महंगाई भत्तों की, कुछ शायद 18% के आसपास की है।
अब ये अपने हक के लिए, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में के जो एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर्स हैं उनको 58% के हिसाब से डीएडीआर मिल रहा है। कुछ राज्य हैं उनके जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको कम डीएडीआर मिल रहा है। यहाँ गुजरात राज्य की ही बात करूं अगर, तो जैसे केंद्र सरकार ने डीएडीआर में बढ़ोतरी की, उसके साथ ही गुजरात राज्य ने कर दी। यानी गुजरात राज्य के जो अभी कर्मचारी या एम्प्लॉइज है उनको 58% की दर से ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। अलग अलग राज्यों के जो एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, उनको अलग अलग दर से ये डीएडीआर मिल रहा है। तो कई बार ये एम्प्लॉइज जो है अपने हक के लिए सरकार के सामने लड़ जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं। तो ये जो केस है ये काफी समय से चलता आ रहा है। पहले हाई कोर्ट में गया था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में, अब इसका सुनवाई आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई होगी। उम्मीद करती हूँ कि सभी पेंशनर्स और कर्मचारी को इनका हक मिलेगा। लेकिन ये हैं वेस्ट बंगाल के, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को लागू नहीं है। और ये वो केस नहीं है जो कोरोना काल के 18 महीनों के दौरान केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद 18 महीनों के बाद शुरू तो कर दिया था, 28% के साथ ये शुरू हुआ था फिर से, लेकिन कुल 11% का जो नुकसान हुआ था, जो 11% का एरियस नहीं मिला था कर्मचारियों और पेंशनर्स को, जिसको लेकर वो लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं, ये केस वो नहीं है। देखिए बेहद ही आसान भाषा में ये बात मैंने समझाई है। कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, शुरू में वो कोरोना काल से शुरू करते हैं और फिर लास्ट में जाके वो बताते हैं कि नहीं ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के एम्प्लॉइज के लिए है, ऐसा करके वो वीडियो को एंड कर देते हैं। फिर आपके समझ में ये बात आएगी ही नहीं। तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये वो एरियर नहीं है, 18 महीनों के डीएडीआर का एरियर ये नहीं है। और इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इंडिविजुअल जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उसकी सही जानकारी, डायरी नंबर वगैरह इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर करूंगी, तो उस जानकारी के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमएससीपी से जुड़ी हुई। तकरीबन 1 साल से मैं एमएससीपी को लेकर बात कर रही हूँ अपने वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि हमारे जो पेंशनर्स हैं और साथ ही में हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करें, क्योंकि 2006 से लेकर 2008 के बीच के बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी नहीं मिली थी। अगर वजह की बात करूं तो देखिए एमएससीपी जिसका फॉर्मूला 1/1/2006 से लागू हुआ था, यानी छठे वेतन आयोग में लागू हुआ था। पहले वो एसीपी था, उसको छठे वेतन आयोग में एमएससीपी कर दिया था। लेकिन इसकी सिफारिशें वगैरह छठे आयोग की सिफारिशें वगैरह आते-आते 2008 हो गए थे। तो इस वजह से ये लेटर 2 साल लेट हुआ। तब माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या कहा था कि हमारे डिफेंस के जो एम्प्लॉयर्स, हमारे जो सोल्जर्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको एमएससीपी 1/1/2006 से दी जाए। और इस वजह से, क्योंकि 2008 में आया था लेटर एमएससीपी का, तो 2006 से 8 के बीच के बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे थे जिनको एमएससीपी नहीं मिली थी, क्योंकि उस दौरान वो जब रिटायरमेंट आ रहे थे तो एमएससीपी से वो जुड़ा हुआ लेटर, वो सिफारिशें आई ही नहीं थी। और यही वजह है कि उस दौरान जो रिटायर हुए थे वो ऐसे बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं कार्रवाई कराते हैं तो उनको एमएससीपी मिल रही है। लेकिन और एक बात ध्यान रखने की ये है कि देखिए जब आपको एमएससीपी मिलती है तो खास तौर पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ऐसे हवलदार रैंक से रिटायर पेंशनर्स की जिनकी सर्विस 24 साल कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने एमएससीपी को लेकर कार्रवाई कराई, तो उनको नायब सूबेदार की एमएससीपी मिल गई। अब एमएससीपी मिल गई, पेंशन में आपको बढ़ोतरी हो गई, पे लेवल में बढ़ोतरी हो गई, एरियस वगैरह मिल गया। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत ऐसे पेंशनर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से। उनको ये बात खास ध्यान देनी है। आपके जो सीएसडी कार्ड है उसमें भी आपको बदलाव कराना है और शायद ये बदलाव खुद ब खुद नहीं होगा, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिए। हवलदार से जब आप नायब सूबेदार में आपका एमएससीपी मिल रहा है, आपको प्रमोशन आपका हो रहा है, फाइनेंशियल प्रमोशन हो रहा है, तो ऐसे में आपके सीएसडी कार्ड में बदलाव होंगे। आपको कुछ और जो फैसिलिटीज मिलती है वो नायब सूबेदार के हिसाब से मिलेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस पर कई सारे ऐसे भी आपके सवाल हो सकते हैं कि देखिए ये तो सिर्फ हमारी पेंशन में बढ़ोतरी है। नहीं, आपको मिलने वाले हर एक लाभ में, जैसे आपको प्रमोशन में, अगर आपको नॉर्मल अगर नायब सूबेदार का प्रमोशन मिलता तो आपको ये सारे लाभ मिलते, आपके सीएसडी कार्ड में बदलाव होता ही, तो इसमें भी होगा, ये वैसा ही कुछ है। तो इसको लेकर अगर आपके और कोई सवाल है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। और आपके कार्ड में इस बदलाव को जरूर से शामिल करिएगा। हवलदार से आपका कार्ड नायब सूबेदार के हिसाब से करवाइएगा, सीएसडी कार्ड।
ताकि सीएसबी कार्ड की जो भी फैसिलिटी रैप सुविधा रैंक को मिलती हो वो आपको जरूर से मिले। चलिए, और आप इस बदलाव के लिए अगर एप्लीकेशन देते हैं और ये जानकारी अगर आपको इससे पहले नहीं पता थी, तो भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर से इसकी जानकारी दीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।